नमस्कार बच्चों, मैं वेद प्रकाश पाठक एक बार और क्लास 12 की मैथ्स के मैट्रिक्स चैप्टर के साथ आपके बीच आ चुका हूँ। आज आपके चैप्टर का दूसरा दिन है। इसके पहले दिन में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में, उसकी डिफिनीशन और उसके बारे में बहुत कुछ समझा दिया था। आज मैट्रिक्स के प्रकार को लेकर हमको चलना है। आज मैं आपको मैट्रिक्स के प्रकार को बतलाऊंगा। जो बच्चे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल की और वीडियोज को देखने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर हम बात मैट्रिक्स के प्रकार की करें तो पिछले क्लास में बच्चों हमने आपको आव्यूह के बारे में बता दिया था, मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था कि आव्यूह में सब कुछ निर्भर करता है उसके पंक्ति और स्तंभ पर, n क्रॉस n। मैंने इसको कहा था, इसको ऑर्डर या कोटि कहते हैं, जिसमें n जो होता है, यह जो n है यह पंक्तियों की संख्या होती है और यह जो m है वह स्तंभों की संख्या होती है। यानी आव्यूह का सब कुछ डिपेंड करता है n पर और m पर, अर्थात पंक्तियों की संख्या पर और स्तंभों की संख्या। यानी आव्यूह के प्रकार के लिए जो बेसिक आव्यूह की आइडेंटिफिकेशन है, जो बेसिक पहचान है, वो पंक्तियों और स्तंभों के माध्यम से हमको मिलती है और शुरुआती प्रकार भी पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर ही किया जाता है। अब दो चीजों की तुलना करें, जैसे अगर एक है पंक्ति और एक है स्तंभ, इन दोनों की तुलना करके हम शुरुआती आव्यूह के प्रकार को डिसाइड करेंगे। तो अगर हम n और m की तुलना करें, दो चीजों की तुलना करें, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। या तो पहला चीज दूसरे से बड़ा हो, या दूसरा पहले से बड़ा हो, या दोनों बराबर हो। सेम यहां भी तीन केस बनेगी। हो सकता है एक केस में n यानी पंक्तियों की संख्या, n यानी पंक्तियों की संख्या बड़ी हो m यानी स्तंभों की संख्या से, यानी रो जो है, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। दूसरा चीज ये हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रो से, कॉलम ज्यादा हो रो से। या एक केस ये हो सकता है कि दोनों रो और कॉलम आपस में बराबर हो, यानी n और m आपस में बराबर। तो आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ के आधार पर ये तीन तरह के आव्यूह हमको मिलेंगे। शुरुआत प्रकार तो बहुत है, लेकिन शुरुआत में अगर हम देखें, शुरुआती देखें, तो ये तीन तरह के आव्यूह हमको पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर मिलेंगे। अब यह देखिए, यानी इस तरह का कोई आव्यूह होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से ज्यादा होगी। इसका कोई एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, इस केस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें पंक्ति को ज्यादा रखना है, स्तंभ को कम रखना है। जैसे मैं एक ले रहा हूं ABCDEF। अगर इसमें आपसे मैं पूछूं इस एग्जाम्पल में ABCDEF में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो आपने कहा था कि लेटा हुआ पंक्ति और खड़ा हुआ स्तंभ होता है। अगर जो हॉरिजॉन्टल है ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, दिस इज रो एंड दिस इज रो। सो वी कैन से दैट वी हैव 3 रोज। कितनी पंक्तियां हमारे पास? 3 पंक्तियां हैं। यानी R कितने हैं, कितने लोग लेटे हुए हैं, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं? 3 क्षैतिज रेखाएं इसको काट सकती हैं, यानी 3 पंक्तियां हैं इसमें, 3 लेटे हुए लोग हैं, तो 3 पंक्तियां। यानी हम R की वैल्यू देखें तो कितना है? 3 है। R माने रो माने पंक्ति। अब C माने कॉलम, कॉलम माने स्तंभ, स्तंभ देखें तो खड़ा, खड़े कितने लाइन खींचे जा सकते हैं? 1 लाइन और 2 लाइन, यानी स्तंभ की संख्या कितनी है? 2 है। स्तंभों की संख्या 2 है, यानी C की वैल्यू कितनी है? 2। C की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। और इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 2। यानी इस तरह से हमने देखा कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो ये तो एग्जाम्पल है। अच्छा, देखने से यह इस तरह के जो आव्यूह हैं वो थोड़े से ऊंचे दिखेंगे, चपटे नहीं दिखेंगे, थोड़े से ऊंचे। देखिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना, कम चौड़ा, ज्यादा ऊंचा, या इसी को अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है ना, थोड़ा सा। देखिए आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, यानी चौड़ा दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है।
तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी इस केस में जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो जाती है तो मैट्रिक्स जो है वो ऊंचा हो जाता है। ऊंचा माने ऊर्ध्वाधर हो जाता है, इसलिए ऐसे आव्यूह को कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसको हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंटरमीडिएट से हम केवल नहीं जोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स यदि हम बीटेक करते हैं तो मैट्रिक्स हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो भी मैट्रिक्स तो बहुत ज्यादा बीएससी में भी हमको पढ़ना है। यानी इंटर के बाद हम जो भी मैथ्स को लेकर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मैट्रिक्स चैप्टर हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंटर में ही हमको बेसिक मैट्रिक्स को बहुत स्ट्रांगली पढ़ना चाहिए, इसके बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जिससे कि आगे जाके मैट्रिक्स को लेके हमें कोई दुविधा न हो। तो अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। यानी एक परिभाषा हम दे सकते हैं कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। आप चाहें तो पेन और कापी लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। एक डिफिनीशन ऊर्ध्वाधर आव्यूह का, वर्टिकल मैट्रिक्स का क्या डिफिनीशन होगा? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी नंबर ऑफ रो जब नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाएगा तब यह आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। दूसरी चीज अब यहां देखते हैं, इसमें कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होगी, यानी खड़े लोग ज्यादा होंगे और लेटे लोग कम होंगे। जब मैं काफी उसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। इसमें कॉलम ज्यादा करने हैं तो अगर ए बी सी डी ई एफ ऐसे में लिख दूं तो कितने कॉलम है जरा देख के बताया तो कितने कॉलम हैं, कितने लोग खड़े हैं? तो आपने सही पहचाना, 1 2 और 3, 3 लोग खड़े हैं। देखिए 3 कॉलम है। रो कितने हैं? 1 2। और मैंने हमेशा बताया आपको, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हमको ऑर्डर निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना होता है, कोटि निकालनी होती है, तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या यानी रो को, फिर क्रॉस का निशान बनाते हैं, फिर किसको लिखते हैं? स्तंभों की संख्या यानी कॉलम को। यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं? लेटी हुई पंक्ति, खड़े हुए स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ है। देखें 3 स्तंभ है ना, तो 3 स्तंभ है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो इस तरह से हमने देखा कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है। स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है। अगर इस आव्यूह को देखें ध्यान से तो देखने से ये देखिए ऊंचा दिख रहा था ना, और ये थोड़ा चौड़ा चपटा दिखेगा, क्षैतिज दिखेगा। क्षैतिज मतलब चित माने जमीन, और जमीन से बनाया क्षैतिज। क्षैतिज माने जमीनी यानी फैला हुआ, लेटा हुआ, चपटा। तो क्षैतिज में देखिए ये थोड़ा चपटा दिख रहा है, कम ऊंचा ज्यादा चौड़ा, यानी लंबाई ऊंचाई इसकी कम है, चौड़ाई इसकी ज्यादा है। तो दिखने से भी ऐसा लग जा रहा है ना क्षैतिज जैसा। तो इस तरह से आव्यूह को कहते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। यानी इसमें जो है सीधे सीधे डिफिनीशन लिख सकते हैं कि C जब R से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा। यानी वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जब स्तंभों की संख्या अधिक हो जाए तो आपने कहा क्षैतिज आव्यूह, और जब स्तंभों की संख्या कम हो जाए तो आपने कहा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए
सीधे सीधे बात समझिए, जब पंक्ति क्या बनाते हैं, ऊंचाई, एक तरह से ऊंचाई को बिल्ड करते हैं। ये पंक्ति है, जब ऐसे ऐसे रहेंगे तो ऊंचाई को बिल्ड करेंगे। तो जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो आव्यूह ऊंचा होगा, और जब आव्यूह ऊंचा होगा तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। स्तंभ क्या बनाते हैं, तो चौड़ाई, स्तंभ ऐसे होते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं, चौड़ाई। तो जब आव्यूह जो है वो ज्यादा चौड़ा होगा, स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी तो आव्यूह ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा चौड़ा होगा तो चपटा दिखेगा, चपटा दिखेगा तो उसको क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। यानी वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी वह क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। अब बात आता है तीसरा, और यही इंपॉर्टेंट है, यहां से आव्यूह का थोड़ा सा रूप बदल जाता है, थोड़ा और विस्तार हो जाता है। यही मेन ट्रिक है, यही मेन चीज है आव्यूह को समझने का। यहां से ही आव्यूह को हमको और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, ये चीज आपको याद रखना है, ये वर्ग आव्यूह होगा। देखिए वर्ग की खास बात क्या होती है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर। वर्ग यही पहचान कि लंबाई और चौड़ाई, वर्ग की परिभाषा क्या, वर्ग की परिभाषा होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी जो लंबाई हो वही क्या हो, चौड़ाई हो, यानी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सेम आव्यूह में भी यही होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह। आपने कहा कि आव्यूह का जो रो और कॉलम है, जो रो जो है वो आपको किसको बताता है, किसको, ऊंचाई, कॉलम जो है इसको बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, अगर यूं देखें तो एक लंबाई और एक क्या है, चौड़ाई है। यह दोनों जब आपस में बराबर होंगे तब यह वर्ग बनेगा, यदि लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तो वर्ग बनेगा। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ABC DEF और GHI। अगर हम इसमें रो को देखें, इसमें कितने रो हैं, कितने लोग खड़े हैं, 1 2 3, 3 लेटे हुए हैं ना, 1 2 और 3, 3 लेटे हुए हैं ना। जब 3 लेटे हुए हैं तो पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। यानी R कितना है, R माने रो, रो माने पंक्ति। पहले पंक्ति लिखते हैं, मैं बार बार कहते आ रहा हूं, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, लेटे हुए पंक्ति, खड़े हुए स्तंभ। तो पहले पंक्तियों को लिखेंगे फिर स्तंभों को लिखेंगे। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, तो पहले हम 3 लिख देते हैं। फिर स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, 3 स्तंभ है ना, तो स्तंभों की संख्या, स्तंभ माने कॉलम, कॉलम माने सी, यानी सी भी कितने हैं, 3, ये हो गया 3 क्रॉस 3। तो आपने देखा जो पंक्ति है वही स्तंभ है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है। तो ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है। यानी a matrix in which number of row is equal to number of column is called square matrix। उम्मीद है आपको ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह और वर्ग आव्यूह समझ में आ गया। सिंपल है, भाई दो ही चीज है, R है और C है, यही दो चीजें, इन्हीं पे 3 बनना है। R बड़ा हो जाए तो आपको ने कहा ऊर्ध्वाधर, भाई रो बड़ा होगा तो ज्यादा ऊंचा होगा, R बड़ा हो जाए तो ऊर्ध्वाधर, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर आव्यूह। R छोटा हो जाए C से, C ज्यादा हो जाए, जब C ज्यादा होगा तो ज्यादा चपटा होगा, ज्यादा चौड़ा बनेगा, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। और तीसरा जब R बराबर हो जाए C के तो लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो गई। लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है किसमें, वर्ग में, यानी ऐसे आव्यूह को कहते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये 3 बेसिक मैट्रिक्स हमने जान लिया। अब बात आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह और वर्ग आव्यूह में थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े तो देखते हैं क्या क्या हमको मिलता है, क्या क्या हमको प्राप्त होता है। तो आपने कहा आव्यूह 3 तरह के, आपने 3 तरह के आव्यूह कहा, आपने कहा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और वर्ग आव्यूह।
तीनों में क्या है? आपने कहा एक में जो है क्षैतिज होगा तो कॉलम जो है वो ज्यादा होंगे किससे? रो से, क्योंकि क्षैतिज होना है। ऊर्ध्वाधर में आपने कहा रो जो है ज्यादा होंगे कॉलम से, और फिर आपने वर्ग आव्यूह में कहा कि रो और कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये तीन तरह के आव्यूह हो गए डिफाइन। अब वर्ग आव्यूह को आगे बढ़ते हैं। वर्ग में आपने कहा कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब वर्ग आव्यूह में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्ग आव्यूह है, जैसे ए बी सी और डी। देखिए कितने रो है? दो। कॉलम में कितने हैं? दो। 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग आव्यूह। ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग आव्यूह है। 3 क्रॉस 3 का भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का वर्ग आव्यूह। 3 क्रॉस 3 माने 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब आपने कहा कि वर्ग आव्यूह में आपने आयत और वर्ग को देखा है ना, ये आयत है और ये वर्ग है। वर्ग है, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गए तो वर्ग। अब इसमें एक चीज आता है, जब कोने को इस कोने को इस कोने से और इस कोने को इस कोने से मिला देते हैं तो इस तरह की जो रेखा बनती है इसको हम विकर्ण कहते हैं। यह आयत का विकर्ण हो गया। वर्ग में मिला दिए तो यह वर्ग का विकर्ण हो गया। ऐसे ही आव्यूह में भी विकर्ण होता है। आव्यूह में क्या विकर्ण होता है? जब आव्यूह के पहले अवयव आव्यूह के अंतिम अवयव से मिला देते हैं, सीधी रेखा ऐसे मिला, तो यह जो टर्म बनता है इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। इसको विकर्ण कहते हैं। देखिए एक ऐसे मिला दिए, यानी जब पहले को अंतिम से मिला तो ये विकर्ण होता है। यानी अगर ये आव्यूह है तो यहां से लेकर ऐसे लाइन खींचिए तो इनके बीच जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? विकर्ण एलिमेंट्स कहलाएंगे, विकर्ण अवयव कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर क्षैतिज आव्यूह बात करें तो 1 से लेकर 9 ये लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह, विकर्ण कहेंगे। यानी यह आव्यूह का विकर्ण है। अब आव्यूह में 2 तरह के विकर्ण हो सकते हैं। एक हमारा प्राइमरी डायगोनल, प्राथमिक विकर्ण, और एक है सेकेंडरी डायगोनल, द्वितीयक विकर्ण। प्राथमिक विकर्ण 2 तरह के विकर्ण आपने कहा ना, वर्ग आयत में 2 तरह के विकर्ण किए जा सकते हैं। तो ये विकर्ण जो होगा, जो पहले कोने को अंतिम कोने से मिलाएगा वह प्राथमिक विकर्ण है, प्राइमरी डायगोनल है, और जो दूसरे को दूसरे अंतिम से मिलाएगा उसको कहते हैं द्वितीयक विकर्ण या सेकेंडरी डायगोनल। तो हमको यहाँ प्राथमिक विकर्ण लेके चलना है, प्राइमरी डायगोनल की बात करनी है, प्राथमिक विकर्ण लेके चलना है। प्राथमिक विकर्ण का मतलब पहले अवयव को अंतिम अवयव से मिलाने वाले विकर्ण की हमको बात करनी है। जैसे 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उन्हीं एग्जाम्पल से विकर्ण को समझेंगे। जैसे यह है 1 2 3 4, इसका मुख्य विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे? 1 और 4। फिर अगर देखें A B C D E F G H I, याद रखिएगा विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह में ही संभव है, वर्ग आव्यूह के बिना विकर्ण संभव नहीं है। जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो केवल और केवल वर्ग आव्यूह में ही होंगे, किसी और आव्यूह में विकर्ण नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें पूछे विकर्ण अवयव क्या है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यह वर्ग आव्यूह नहीं है। यानी विकर्ण का जो अवयव है केवल और केवल वर्ग आव्यूह में ही मिलेगा। इस बात को याद रखना है, विकर्ण का अवयव वर्ग आव्यूह में ही मिलेगा। चलिए, तो इसमें अगर विकर्ण के अवयव मुख्य विकर्ण पहचानेंगे तो क्या होगा? मुख्य विकर्ण के कौन कौन से अवयव होंगे? मुख्य विकर्ण के किन कौन से अवयव होंगे? जी बिल्कुल आपने सही कहा ना, मुख्य विकर्ण के 3 अवयव होंगे, ए ई और आई। ये मुख्य विकर्ण के 3 अवयव होंगे। यहाँ मुख्य विकर्ण के 2 अवयव होंगे। तो इस तरह से हम मुख्य विकर्ण के अवयव को पहचान लेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप से, या ऑनलाइन जब क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो ऑनलाइन होके, या डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। आपकी इच्छा जैसे भी हो अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने विकर्ण को पहचान लिया, किसी आव्यूह के विकर्ण को पहचान लिया।
यानी पहले अवयव और अंतिम अवयव को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, उनके बीच जो टर्म आएंगे वही आव्यूह के विकर्ण होंगे और यह विकर्ण केवल और केवल वर्ग आव्यूह में ही प्राप्त होगा। अब विकर्ण आव्यूह, आव्यूह में एक विकर्ण शब्द हम जान गए विकर्ण क्या होता है। अब एक टॉपिक आता है वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपने कहा कि विकर्ण आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, बिना वर्ग आव्यूह के विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता। यानी अगर मैं बात विकर्ण आव्यूह का कह रहा हूं तो हमारा माइंड ऑलरेडी मेकअप है, यह वर्ग आव्यूह होगा ही होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? ए बी सी, जैसे मान लीजिए डी ई एफ कर दिए, जी एच आई। अब इसमें विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे? ये होंगे ना। अब विकर्ण आव्यूह में देखिए क्या करना है। देखिए, विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हो जाते हैं। ये मुख्य विकर्ण है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन खींचिए, इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए। यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हो जाएं तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। जैसे विकर्ण आव्यूह देख लीजिए, A 0 0 B। देखिए, ये एक वर्ग आव्यूह है, दो पंक्तियां हैं, दो ही स्तंभ हैं, तो विकर्ण वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह के साथ विकर्ण आव्यूह की क्या पहचान? विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे जीरो हो जाए। यानी वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव जीरो के हो जाएं, ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। A diagonal matrix is a matrix in which besides the element of diagonal other elements are zero is called diagonal matrix। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दें, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दें तो बाकी सारे टर्म्स, बाकी सारे एलिमेंट जीरो के हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये तो 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 में भी ले सकते हैं, A 0 0 0 B 0 या 0 0 0 B 0 या 0 0 C। इसको देखें तो यह डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल टर्म है। डायगोनल टर्म को हमने छोड़ दिया तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। अब तो देखो बाकी सारे के सारे क्या हैं? जीरो हैं। जब डायगोनल टर्म को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो जाहिर सी बात है आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा? बिल्कुल सही, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3, स्तंभ कितने हैं? 3, तो 3 का 3 का आव्यूह है, इसे विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विकर्ण आव्यूह के साथ साथ एक और बात, यह है विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छेड़कर बाकी सारे जीरो हो जाए, इसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विकर्ण आव्यूह में ही एक और बात है, विकर्ण आव्यूह को और आगे बढ़ाएं तो एक आता है अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले हमने जाना आव्यूह। आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होते हैं, पंक्ति स्तंभ बराबर हो गए तो वर्ग आव्यूह, और वर्ग आव्यूह में अगर विकर्ण को जाना, विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो जाए तो विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह में भी एक खास बात है अदिश आव्यूह की। क्या है? आपने कहा वह विकर्ण आव्यूह, जब विकर्ण आव्यूह की बात कर दिया हमने तो जाहिर सी बात है विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या हो जाएंगे? जीरो। तो वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सारे अवयव एक बराबर होंगे। देखिए कैसे? जैसे इसमें A B C था ना, अलग अलग था ना, सब एक हो जाए। जैसे K 0 0 0 K 0 और 0 0 K। देखिए यानी विकर्ण के सारे अवयव क्या हो जाए? एक बराबर हो गए ना, विकर्ण के सारे अवयव क्या हो गए? एक बराबर हो गए। तो इसको क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह। फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। अदिश आव्यूह के लिए विकर्ण आव्यूह होना जरूरी है, यानी वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, यानी एक ही पद हो, विकर्ण के सभी अवयव
एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, तो इसको हम अधिसाध्य स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, एक ही अवयव हो, उसको हम अधिसाव्यूह कहते हैं। जैसे के, ए, 3, 3, 3, 7, 7, 7, 10, 10, 10, यानी विकर्ण के जितने भी टर्म हो सब एक जैसे हों, इसको हम कहते हैं अधिसाव्यूह। एक बार और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 बी कर दिए तो केवल कौन सा आव्यूह हुआ? यह वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल 2 क्रॉस 2 का है, 2 पक्षी 2 स्तंभ वर्ग आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह है, क्यों है? क्योंकि विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो जाए? 0 है। अधिसाध्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक जैसे नहीं है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसलिए यह अधिसाध्य नहीं हो सकता। अधिसाध्य कब होगा? जब या तो यह बी हो जाए या यह हो जाए, यानी दोनों ए हो जाए या दोनों के दोनों बी हो जाए। यानी अगर दोनों को हम ए कर दिए तो यह बन गया अधिसाध्य। यानी इस अधिसाध्य की क्या डेफिनेशन देंगे? एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, उसे अधिसाध्य कहते हैं। जब हम बात विकर्ण आव्यूह की कर दिए तो ऑलरेडी वो वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि वर्ग है तो ही विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या हो जाएंगे? 0। उसमें भी खास बात क्या है कि सारे जो अवयव विकर्ण के हैं वो एक जैसे हो जाए। यानी फिर शुरू देखिए, पंक्ति और स्तंभ बराबर तो वर्ग, पंक्ति और स्तंभ बराबर के साथ साथ मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव 0 तो विकर्ण आव्यूह। और इसमें भी जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सब एक जैसे हो जाएं तो अधिसाध्य। अब इसमें भी एक चीज ध्यान दीजिए, अधिसाध्य में इकाई आव्यूह जिसको हम कहते हैं, इकाई आव्यूह क्या है? जो विकर्ण के एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं वह अधिसाध्य, जिसके विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी एक के हो जाए। यानी अधिस बोल दिए यानी विकर्ण आव्यूह होगा, अधिस बोल दिए यानी विकर्ण के सभी अवयव एक समान होंगे, जाहिर सी बात है। तो एक समान होने के साथ साथ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के हो जाए, यानी सभी विकर्ण के अवयव क्या हो जाए? 1 1 1 के हो जाए। इस आव्यूह को इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको। इसकी आगे बहुत जरूरत हमें पड़ेगी। तो आपने क्या कहा? आव्यूह निर्भर करता है पंक्तियों पर और स्तंभों पर, रो और कॉलम। आव्यूह आयताकार सजावट, आयत है तो पंक्ति है और लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई को पंक्ति चौड़ाई को स्तंभ कह दिए तो पंक्ति और स्तंभ। इस आधार पर 3 तरह के, अगर कॉलम ज्यादा है रो से तो क्षैतिज, रो ज्यादा है कॉलम से ऊर्ध्वाधर, दोनों बराबर हो गए तो वर्ग। इसके साथ साथ वर्ग आव्यूह तक तो क्लियर हो गया। वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण मतलब पहले अवयव को अंतिम अवयव से मिलाने वाला, जैसे आयत में विकर्ण होता है ना, इस तरह की लाइन जो इस कोने को इस कोने से मिलाएगा, इसको विकर्ण कहते हैं ना, वही विकर्ण। तो विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो जाएं तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी विकर्ण के जगह पर पद होंगे और उनको छोड़ के बाकी सब 0 होंगे तो विकर्ण आव्यूह हो गया। विकर्ण आव्यूह में भी वह आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी पद एक जैसे हो जाए वह हो गया अधिस आव्यूह। और अधिस आव्यूह में भी इकाई आव्यूह यानी जो एक जैसे पद हैं वो सभी पद 1 1 1 के हो जाएं वो हो गया इकाई आव्यूह। यानी इकाई आव्यूह अधिस जरूर होगा, यानी सभी इकाई आव्यूह अधिस आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, वर्ग आव्यूह होते हैं। अगर कह दिए इकाई आव्यूह की बात करें तो सभी, कभी कभी सेंटेंस दे देता है कि इकाई आव्यूह के बारे में यह कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा कि इकाई आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अधिस आव्यूह भी होता है। अधिस आव्यूह की बात करें, अगर हम बात अधिस आव्यूह की करें तो अधिस आव्यूह वर्ग आव्यूह भी होगा और विकर्ण आव्यूह भी होगा। विकर्ण आव्यूह की बात करें तो विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आव्यूह से वर्ग, वर्ग से विकर्ण, विकर्ण से अधिस और अधिस से इकाई आव्यूह तक हम गए। अब थोड़ा सा अलग आगे बढ़ते हैं कि आव्यूह में कुछ और आव्यूह होते हैं, जैसे होता है शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स। तो शून्य आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसके सभी के, वह वर्ग आव्यूह याद रखेंगे, जिसके सभी के सभी अवयव शून्य हो
उसे हम शून्यावयव कहते हैं। वह वर्गावयव जिसके सभी के सभी अवयव शून्य हो उसको हम शून्यावयव कहते हैं। यानी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी के सभी अवयव कितने के हों, जीरो के हों, उसको हम शून्यावयव कहते हैं। इसके साथ साथ कई सारे अवयव हमको और पढ़ने हैं जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जैसे परिवर्त अवयव पढ़ना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, सिंगलटोन मैट्रिक्स पढ़ना है, हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ना है। ये सारे मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, सभी अवयव को पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और